हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आज का सेशन है इसमें हम रिवीजन करने वाले हैं और इसमें कंप्लीट रिवीजन हम करने वाले हैं फिजिक्स का। और इसमें अगर आपने कुछ नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से कंप्लीट रिवीजन एंड जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। और जिनका ये अब तक मतलब उन्होंने पढ़ रखा है, रिवाइज करना है, तो उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आप सभी इस सेशन से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मैं इसमें दो सेशन मतलब दो टाइप से रखने वाला हूँ। एक में हम इसमें थ्योरेटिकल प्लस सम न्यूमेरिकल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें केवल न्यूमेरिकल होंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम इसमें लेके आएंगे। जो इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि उससे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिल सके। ओके, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। आज ये हम कोशिश करेंगे कि पूरा एक चैप्टर यहाँ पे हम ख़त्म कर दें इसमें, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ी स्पीडली इसमें कवर करने वाले हैं, नहीं तो इसमें हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी, है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करते हैं। देखो, कंडक्टर सबने सुना होगा। कंडक्टर क्या है बताएं आप, कंडक्टर क्या है? ठीक है, आपके मन में एक बात आई होगी, जितने भी मेटल हैं वो सभी कंडक्टर हैं। अब ये कंडक्टर क्यों हैं? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो इंसुलेटर होंगे। ओके, मतलब हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। हमारे पास में एक चार्ज कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी, तो चार्ज कैरियर की ज़रूरत है। तो चार्ज कैरियर के लिए इलेक्ट्रॉन से अच्छा कोई भी कैरियर नहीं है। इस वजह से हम देखते हैं कि कोई कंडक्टर हो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ताकि वो हमारा जो चार्ज है वो कैरी कर सके। तो चार्ज को हमें कैरी कराना है। अब एक बात आ गई यहाँ पे हमारी चार्ज की, तो चार्ज क्या है? तो चार्ज आप सभी जानते हैं, चार्ज हमारे पास में कितने टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, एंड एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। ओके, ये सब दोनों चार्ज के बारे में आपने पढ़ रखा है। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि हमारे पास में चार्ज आ चुका है। तो बस एक बात और थोड़ी सी मैं बता दूँ, बिना जिसने यहाँ पे रिवीजन करना है वो थोड़ा स्पीडली देख सकता है, बाकी वीडियो को स्किप ना करें और कंटिन्यूसली देखें, क्योंकि जब देखेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। टर्म्स आएंगी जाएंगी, एक लिखा हुआ दिखेगा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें, कंटिन्यूसली देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज आया है। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस और इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है, इलेक्ट्रॉन के पास में एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव है, प्रोटॉन होता है, पर अभी हम इसका यूज नहीं करेंगे, सिंपल इलेक्ट्रॉन से यूज करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। देखें यहाँ पे कैसे कनेक्टिविटी होगी। आपने एक बात ज़रूर देखी होगी कि हम कहते हैं कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लें, उस पर कितना भी चार्ज हम बता देते हैं कि इतना चार्ज है इस पर। इसका मतलब क्या? चार्ज से मतलब क्या है? सपोज करो हमारे पास में एक ये बॉडी है, इस पर मैंने बोला कि 1 कूलाम का चार्ज है। तो 1 कूलाम का चार्ज क्या है? इसका मतलब हम जो चार्ज की यूनिट होते हैं वो कितनी होती है? कूलाम होती है, ठीक है। अब चार्ज की यूनिट हमें पता लगी कूलाम होती है। सेकंड, हमें एक दूसरी बात पता लगी कि इसके पास में एक चार्ज है, वो भी 1 कूलाम का है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उनका भी एक इंडिविजुअली चार्ज होगा। तो मैं मान लूँगा अगर इसमें यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स हैं,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे हैं, ये ऐसे भरे पड़े हैं, ठीक है। फुल बॉडी का जो चार्ज है वो 1 कूलम है, और मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, और बहुत सारे जब चार्ज पार्टिकल हैं उनका किसी एक चार्ज का सब यूनिक मास है, सब मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो यूनिक चार्ज सबका कॉमन एक चार्ज है। जो चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर वो होता है, ध्यान रखना है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज हमारा एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। और एक किसी भी बॉडी के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अगर हमें किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी एक सिंगल चार्ज से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर हमने ऐसा करा दिया तो हमें इस फुल बॉडी का चार्ज पता लग जाएगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम क्वांटाइजेशन चार्ज कहते हैं। ये टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी का, क्वांटाइजेशन चार्ज, इसको यूं भी कह सकते हैं टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज से क्या मतलब कि टोटल चार्ज किसका है, कोई हमारे पास एक बॉडी है उसका टोटल चार्ज होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको आप क्यू से डिनोट करा देते हैं, चाहे स्मॉल क्यू लिखो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल क्यू लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस एन ई, एक ये फॉर्मूला हमें मिला Q इक्वल टू एन ई। एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर नंबर है, और ई क्या है यहाँ पे, बेसिक चार्ज एलिमेंट है, ठीक है। मतलब एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो लिख दिया हमने, और यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें चार्ज को पता करना है तो हम इससे पता कर सकते हैं। एक और यहाँ पे बात ध्यान रखने की है, कभी भी जो चार्ज पार्टिकल होगा हाफ नहीं होगा। मतलब कभी हमारे जब हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें और एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो तब ये 1/2 या 0.5 कुछ ऐसा लिखा हो, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल कभी हाफ नहीं होता, कंप्लीट नंबर होगा। नंबर हमेशा कंप्लीट में होंगे, मतलब फुल इंटीजर, कंप्लीट इंटीजर नंबर होगा, ठीक है। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे चार्ज निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी के लिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास चार्ज तो आ गया, अब इस चार्ज का हम करेंगे क्या। मैं कहता हूँ कि हमारे पास में एक कंडक्टर है और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं जो चार्ज कैरियर हैं, तो यहाँ से जो चार्ज ये लेंगे वो यहाँ पे चार्ज लिया और फ्लो हुआ वन एंड टू अनदर एंड, तो एक एंड से दूसरे एंड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉलो हो रहे हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जितने समय में फॉलो होंगे, उतना करंट इसमें कंडक्टर में फ्लो करेगा। तो ये बात आपको समझ आएगी कि हमारे पास में करंट अगर हम निकालना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। या चार्ज, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम को टी से डिनोट कर देते हैं। यहाँ से हमें एक सेकंड फॉर्मूला भी मिल गया, I इक्वल टू Q/T, ठीक है, ये Q है। तो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता लग जाए और कितने समय के लिए वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँच रहे हैं, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी यूनिट नहीं पता लगी अभी, ठीक है, अभी बता देते हैं। एम्पियर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। सेकंड चीज़ क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब और क्या होता है, ठीक है, एक यूनिट और निकाल देते हैं। ये एम्पियर होती है, सेकंड यूनिट होती है इसकी, और यहाँ पे और करके मैं लिख देता हूँ CS इनवर्स। क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा वैसे तो एम्पियर आता है, पर कभी कभी अगर CS इनवर्स आता है तो वो भी हमारी करंट की यूनिट है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि वो करंट की वैल्यू उसने दे रखी है, तो जिससे हम की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने करंट पता कर लिया, ठीक है, और अब हम बोर्ड को क्लीन करेंगे, ताकि ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया है तो पॉज करके नोट कर लें। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हमें पता लगा, ठीक है। अब हम पता करते हैं
कुछ पोटेंशियल भी पता करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे पहले न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। यहीं कहीं अगर हमारे पास में क्या होता है, एक न्यूमेरिकल आया है कि उसमें बोला कि उसने किसी कोई भी, हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर रही है। टाइम मैं ले लेता हूँ 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए यहाँ पे मुझे टाइम मिला 2 सेकंड। तो मेरे को बताना है कि व्हाट इज द चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, कितना, हाउ मच चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर, तो कितना चार्ज इससे फ्लो कर रहा है, मतलब हमें क्यू की वैल्यू को निकालना है। तो निकाल सकते हैं, और यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वन एंड टू अनदर एंड, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 आंसर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। Q बाई टी, यहाँ से हम Q की वैल्यू को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। Q इक्वल टू कितना, आई टी, आई कितना है 2 और टाइम कितना है 2, तो हमें मिला कितना 4। ये हम कुलाम लेंगे इसको, तो 4 कुलाम का जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है। अब दूसरी चीज़ हमारी क्या है कि Q इक्वल टू एनी का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास में Q बाई ई। तो Q कितना निकाला हमने 4 कुलाम, और अपॉन में 1.6 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। ई की वैल्यू को यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, और हाँ, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कभी इसको बोलने लगे। यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हुए पावर को इसको ऊपर लेंगे, तो 4, और यहाँ से ये पॉइंट में हटाएंगे 40/16 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस हो गया 19, और 16 की टेबल में 16 2 जा 32, ओके, 16 2 जा, यहाँ पे लिखता हूँ 32, कितना बचा, अभी 8 बचा, पॉइंट लगाया 80 हो गया, और 5 जा अप्रोक्स चल जाएगा, है ना। तो ये इतना, ये हमारे पास में क्या आए हैं, एन आए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ से पार हो रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड में। तो आपने यहाँ तक बात समझ ली होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी रहते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आप उसमें कमेंट में भी बता सकते हैं, ओके, ठीक है। राइट डाउन दिस, पॉइंट को नोट करते जाएं, मिस ना करें। अभी हम चलेंगे पोटेंशियल पे। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल को बिल्कुल एकदम सिंपल वे में हम देखेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या है। देखिए, ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल्स हैं। मान लें कि हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल है और इस पॉइंट पर लेके आना है, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है। कोई चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में, मतलब इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लेके आए हैं, उस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो उसका पोटेंशियल कहलाता है। मतलब V इक्वल टू W/Q। चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। ये हमें नोट करना है। सेकंड हमारा थर्ड फॉर्मूला आ गया है। अब हमारे पास में क्या है, इसकी यूनिट भी निकाल देते हैं। एक तो होती है हमारे पास में वोल्ट होती है, कितनी होती है, वोल्ट। आपने सुना होगा जो V है मतलब पोटेंशियल है, यहाँ पे पूरा लिखता हूँ मैं, पोटेंशियल की जो यूनिट है ऐसा यूनिट लिखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ
पोटेंशियल कितनी होगी, वोल्ट होगी। तो एक यूनिट हम यहाँ फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर दो। तो सेकंड यूनिट हमारी हो जाएगी और जूल सी इनवर्स, जे सी इनवर्स। ओके, ये सेकंड यूनिट होगी हमारी। और एक होता है हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में कई बार बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और पोटेंशियल क्या है। देखिए, ये डेफिनेशन हम देखिए, इन्फिनिटी से हम किस चार्ज पार्टिकल को लेके आए, ठीक है। पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि हमारे पास में ए और बी दो पॉइंट हैं, और मैं बोलता हूँ कि यहाँ से ए से बी पे या बी से ए पे जाने में भी कोई वर्क डन होगा। और जब ए की बात कर रहे होंगे या बी की बात कर रहे होंगे तो इसका पोटेंशियल भी कुछ होगा, इसका पोटेंशियल भी कुछ होगा। मान लो ये भी ये है, ये भी है। हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। और यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, मतलब इन दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, जो भी पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, मतलब दोनों एक लो पे होगा, एक हाई पे पोटेंशियल होगा, तो उनका डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन यहाँ पे भी हमें करना पड़ता है। तो किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे भी डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू। इस चार्ज को हम लेके आए, पोटेंशियल डिफरेंस आया, वी ए माइनस वी बी हम बोल सकते हैं इसको, कि ए से बी पे गए, ठीक है। ए का पोटेंशियल ज़्यादा था, बी का कम था। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट भी जो पोटेंशियल होता है उसके इक्वल होता है, प्लस सेम होती है, ठीक है। और एक यहाँ पे भी हम एक चीज़ और देख सकते हैं, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। और साथ ही मुझे क्वेश्चन भी याद आया, उसको भी मैं अभी करा ही देता हूँ। वो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर है, अभी उसको करते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, गुड। चल दूसरी बात पे चलते हैं। और हमारा जो पहला है था क्वेश्चन, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास में एक जंक्शन है और जंक्शन पे बहुत सारी करंट आ रही है। तो ये भी करंट आई है, ये करंट इस पे गई है, ये करंट इस पे गई है, और यहाँ से ये करंट आउट हुई है, ठीक है। इसको मान लो I1 है, ये I2 है और ये I3 है, और इनकी कोई वैल्यू है। यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ठीक है, I4 I5। अब ये है कि जितनी करंट इसमें आई है, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है कि जितनी करंट इस पॉइंट पे आई है उतनी इस पॉइंट से बाहर जाएगी। जितनी इनकमिंग है उतनी आउटगोइंग होगी, जितनी इनकमिंग है करंट उतनी ही हमारी आउटगोइंग होगी। तो इस वजह से अगर हम निकालना चाहें कि I1 कितना होगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आ जाए कि किसी की भी वैल्यू आ जाए, बाकी सब दे दें और एक की वैल्यू ना दें, और हमसे पूछ ले कि कितनी यहाँ पे वैल्यू आई होगी, चाहे आउटगोइंग की पूछ ले चाहे इनकमिंग की पूछ ले, तो हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हम निकालते हैं। तो फॉर्मूला होगा I1 प्लस I2 I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। कितनी है, 2 5, अच्छा इसकी तो है नहीं थी, तो यहाँ पे I1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 लेता हूँ, 4 प्लस 2, तो मुझे यहाँ पे 6 मिली, और यहाँ पे कितनी मिली, 5 मिली। I1 मुझे निकालनी है, तो मैं I1 को अगर मैं निकालूँ तो मुझे 6 माइनस 5 करना पड़ेगा और मुझे मिलेगी 1 एम्पेयर की करंट, अगर मैं सबको एम्पेयर में नोट कर दूँ। ओके, ठीक है, चलो तो ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पे चलते हैं। ओम्स लॉ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से कुछ ना कुछ आता ही आता है ओम्स लॉ से।
और यहाँ पे मैं बड़ा ही शॉर्ट में इसको चलाऊँगा ओम्स लॉ को, ठीक है। अगर किसी ने ये चीज़ें पहले से कर रखी हैं तो थोड़ा स्पीडली देख लें, बाकी अगर किसी ने नहीं कर रखी है तो स्पीडली ना जाएं, ओनली 1x पे देखें, 1.25x पे मत देखें, ओके। स्किप करके बिल्कुल ना देखें, ओके। तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ बताता है कि जो हमारे कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल की। जो करंट किसी कंडक्टर से फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल, ओके। बट one condition, temperature and other physical quantity will be constant या should be constant। क्या होनी चाहिए? constant होनी चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला एक्सेप्टेबल नहीं होगा, चेंज आएगा, ओके। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट नहीं मिलने वाला है, वो कुछ डिफरेंट होगा, तो ओके। चलो, तो अभी हम क्या करें? अब हम यहाँ से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ओके। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, R यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ से हम R की वैल्यू को निकाल सकते हैं V अपॉन में I। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया। जितनी करंट बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जितनी करंट बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी करंट कम होगी। दोनों एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके। तो इस पे हम फैक्टर की बात करते हैं, ये तो छोटा सा ही था। अब इसमें एक ग्राफ आता है, ग्राफ IV ग्राफ, IV ग्राफ। इसमें हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। अब ये ग्राफ दो तरीके से आता है, क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार ये आ चुका एग्जाम में, तो इसको जरूर देखें। तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ 1 2 3, ऐसे कोई पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 में ऐसे डाल दिया, 2 और 3, ओके। तो यहाँ पे क्या है? ये जो 1 2 3 है ये वैल्यू हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू वो करंट की, और डिफरेंट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल हैं। हमें एक टेबल मिल जाएगी, यहाँ से टेबल भी बना सकते हैं इसे देख के कि किस पॉइंट पे कितनी वैल्यू पोटेंशियल की थी या कितनी वैल्यू इंस्टेंट करंट और इंस्टेंट पोटेंशियल वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम डेल्टा I। यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल देंगे, डेल्टा V। डेल्टा V मतलब कोई दो वैल्यू हम लेंगे, यहाँ पे उनका डिफरेंस ले लेंगे, तो हम देखेंगे कि जो R है वो कांस्टेंट है कि नहीं है। तो वो हमें पता लगेगा कि जो R की वैल्यू है हर एक पॉइंट पे वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। ये बात हमें यहाँ से पता लगती है। अगर हमें कोई पॉइंट दे देता है I के, तो हम ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो ग्राफ देता है तो वहाँ से हम I और V की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक पोटेंशियल होता है, एक एम्पियर करंट एम्पियर मीटर होता है। तो जो एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें। इसके अंदर A लिखा होता है और जो पोटेंशियल होता है वो V लिखा होता है। सबसे ज़्यादा इनका भी यूज होता है, तो इसलिए इनको भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो 0 to हीरो है। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है उसके लिए भी है, और जिसने कर लिया है उसके लिए भी है, ठीक है। उनका रिवाइज हो रहा है, जिन्होंने नहीं किया उनका यहाँ पे मतलब उनको पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये लो रेजिस्टेंस होती है। इसकी कितनी रेजिस्टेंस होती है? लो रेजिस्टेंस। इसके दो पॉइंट हैं, एक तो लो रेजिस्टेंस होती है, इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पॉइंट नंबर 1 हाई रेजिस्टेंस। इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किसको? पोटेंशियल। किस में करेंगे? चलो पूरे लिख देते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज, ओके। ये बात आप लोगों को पता लग गई होगी, नहीं अगर पता थी
ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे लो रेजिस्टेंस है और इस पे हाई रेजिस्टेंस है। ये पोटेंशियल होगा और ये ए लिखने वाला जिस पे ए लिखा है वो एम्पियर मीटर होगा। हमेशा इसमें भी पॉजिटिव दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव। इसमें भी ऐसा ही होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, तो ओम्स लॉ को करने के बाद इनको हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखेंगे ओके नहीं, पहले हम फैक्टर को देखते हैं। ओके, किसको देखते हैं? फैक्टर देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है किन के ऊपर वो डिपेंड करती है, उसके ऊपर कौन सी लिमिटेशन है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इस पर भी हमें एक बार चलना है। ओके, देखिए लेंथ पे जो रेजिस्टेंस होती है, ये पहला पॉइंट है हमारा, लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड, जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये होता है कि सीधा क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जो अगर लेंथ को हम बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या होगा, तो रेजिस्टेंस की बढ़ जाएगी। दूसरी बात क्या आती है कि आर हमारा क्या है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और एक फैक्टर और लिख देते हैं इस पर कि जितना हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, जितना हमारा टेम्परेचर बढ़ता है उतनी रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो मतलब ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट। और एक और भी कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करते हैं नेचर के ऊपर कि हमारे पास में जो कंडक्टर की नेचर किस टाइप की है। ठीक है, तो ये थे फैक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। और अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो यहाँ से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को निकालने के लिए ये दो इक्वेशन को यूज करेंगे हम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये क्या थे? फैक्टर। पता नहीं अब दिखेगा कि नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टर। ठीक है, फैक्टर या लिमिटेशन। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम देखने वाले हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारी क्या होगी, एल दोनों को कंबाइन कर देते हैं और फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और यहाँ पे सिग्मा लगाएंगे और ये हमें मिल गया। और यहाँ पे जो रो है, रो की वैल्यू को निकाल सकते हैं RA/L, या यूँ कह लें कि रिलेशन बिटवीन रो एंड R, जिसकी रो जितनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा, जिसकी रो जितनी ज़्यादा। अब आप कह सकते हैं कि कंडीशन यहाँ पे भी यही है कि L और A हमारा कांस्टेंट रहे, तो R हमारा कैसे हो जाएगा, रो। ठीक है, कब होगा प्रोपोर्शनल, कब रहेगा, जब L और A हमारे कांस्टेंट हो। और डिफरेंट मटेरियल के लिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है डिफरेंट होती है। डिफरेंट मटेरियल के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, चलो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं कॉम्बिनेशन पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझ आया कि नहीं भाई? ठीक, चलो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो ये 2 टाइप के हमारे पास में कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल और एक सीरीज। वन इज पैरेलल एंड सेकंड इज सीरीज। पैरेलल एंड सेकंड इज सीरीज। यहाँ से हमें फॉर्मूले बहुत सारे मिल चुके हैं, उनको लर्न करना है, रिटन करना है। अगर आपसे मिस हो गए हो तो वापस बैक करके लिख सकते हैं। चलो पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल में क्या होगा कि 1 2, मैंने 2 रेजिस्टेंस लगा दी, R1 और R2। ठीक है, देखो इस टाइप से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल। अगर हम इस टाइप से कनेक्ट करते हैं
तो हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर हम दोनों को मिक्स करके बनाते हैं, जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों मिक्स हो जाएं, उसको बोलते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? मिक्स कॉम्बिनेशन। सबसे ज़रूरी है कि इनको आइडेंटिफाई कर पाएँ हम। अगर हम इनको आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सीरीज में लगा हुआ है रेजिस्टेंस और कौन पैरेलल में लगा हुआ है, तो काफ़ी ईजी होगा हम सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि इनका फॉर्मूला फिक्स होता है। तो पैरेलल के लिए सबसे पहले फॉर्मूला में लिखता हूँ R1 R इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े हों तो यहाँ पे प्लस प्लस डॉट 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 हो जाएंगे। किसके लिए होगा? RP लिखता हूँ मैं, RP मतलब पैरेलल के लिए। और उसके बाद ये हो गया। और सीरीज का जो फॉर्मूला है R इक्वल टू RS लिख सकते हैं, R1 प्लस R2। अगर इसमें और ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हों सीरीज में तो हम ऐड करते जाते हैं। चलो, इसमें हम दो बातें करेंगे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है पैरेलल के लिए, जो पोटेंशियल होता है क्या होता है? सेम होता है। और जो करंट होती है डिफरेंट होती है। करंट क्या होती है? I डिफरेंट। करंट हमारी डिफरेंट होती है, पोटेंशियल हमारा सेम होता है पैरेलल के लिए। ये जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो तब हमें इसका यूज होगा। और अगर हमारे पास में कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, कैसा? सीरीज की कॉम्बिनेशन है, तो इसमें जो हमारी करंट होती है कांस्टेंट होती है, या कह लें सेम होती है, और जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कि हर एक रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करती है। ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं इसकी बताऊं तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होती है ज़्यादा होती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होती है, स्मॉल रेजिस्टेंस। अगर हमें स्मॉल रेजिस्टेंस देखना है तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, और अगर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस देखना है तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस, तो इसके एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। घर में जितनी भी वायरिंग होती है, जितने बल्ब हम लगाते हैं, वो सब किस में होते हैं? पैरेलल में होते हैं। सीरीज में हमें कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है? जब हमारा जो फ्यूज होता है, फ्यूज जब भी हम लगाते हैं तो वो किस में लगाते हैं? सीरीज कनेक्टिविटी के साथ लगाते हैं, ताकि सर्किट ब्रेक हो सके। और दूसरा, दीपावली के टाइम पे जो आप लड़ी लेके आते हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन है, उस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दे लें कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है कम होती है, और एलॉय होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा होती है, और रेजिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा होती है। अभी बताया था कि वो इसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंडक्टर, एलॉय, सी लगाता हूँ, कंडक्टर, अलॉय, इंसुलेटर, ग्रेटर ग्रेटर, रो सी, रो ए, रो आई, आई मतलब इंसुलेटर। रेजिस्टेंस भी ऐसे ही है, आर सी लेस देन आर ए और आर आई। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, पावर करेंगे। न्यूमेरिकल इस पर एक साथ में बाद में देखेंगे, तो कोई भी न्यूमेरिकल हमने नहीं देखना है। चलिए, तो कुछ रिलेशन और निकालते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है, और ये जितने हमने फॉर्मूले निकाले हैं इनको सबको कंबाइन करते हैं, और हीट एनर्जी मतलब एनर्जी को निकालते हैं, मतलब वर्क डन को निकालते हैं। तो वर्क डन को हम निकालेंगे, देखते हैं कैसे वर्क डन निकलता है भैया। ओके, तो पोटेंशियल इक्वल टू W/Q सर जी,
ये तो हमें याद है, अभी हमने देखा था। वेरी गुड। तो फिर भैया आपने ये भी देखा होगा कि W इक्वल टू वी क्यू लिख सकते हैं। बिल्कुल सर जी लिख सकते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारा Q है वो IT है, दिस फॉर्मूला। यस सर, तो इसको मैं IT लिख सकता हूँ, तो VIT हो गया। अब उसके बाद क्या, हमने अभी अभी ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, तो मैं लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। इसको मैं लिख दूँ I² RT, बिल्कुल लिख दिया। और ये ही हमारा जूल्स लॉ है, ये ही हमारा जूल्स लॉ है। मतलब कोई भी हमारे पास में जो भी अपरेटस है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, या उसको चलाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी क्या होती है, एनर्जी कहलाती है। तो ये वो एनर्जी है, इसको हीट एनर्जी भी कहते हैं। ठीक, इसको हीट एनर्जी भी कहते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे हम देखेंगे, हीट एनर्जी होती है। तो हीट एनर्जी से हम क्या करते हैं, जैसे बल्ब है वहाँ से भी हीट प्रोड्यूस होती है, हीटर, टोस्टर। तो एग्जाम्पल हैं यहाँ पे इसके, एग्जाम्पल में क्या है, हीटर, टोस्टर, ठीक है, हीटर, टोस्टर, आयरन, बहुत सारे मैनी थिंग्स इज देयर। तो बहुत सारी थिंग्स हैं जो एप्लीकेशन हैं किसकी, जूल्स लॉ की, या हीट एनर्जी की, या एनर्जी की। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, और रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो रिलेशन को हम चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ से रिलेशन और कौन सा बनेगा, आई हो गया। अब की बार मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू को रखता हूँ। अगर मैंने आई की वैल्यू रखी, आई की वैल्यू रखी, तो मुझे मिलेगा, आई की वैल्यू तो रखनी है, तो V² इंटू RT। तो यहाँ से कार लेस हो जाएगा, ये फॉर्मूला भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हम यहाँ से बना सकते हैं, और इनके ऊपर कितने भी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम बाद में। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो पावर का है। पावर हम देखेंगे, पावर, इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है, पावर को P से डिनोट करते हैं, और इसकी जो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। ठीक है, चाहे हम किससे भी निकाल लें, बाकी अदर रिलेशन भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और पावर की डेफिनेशन जो है, पावर क्या कहलाती है, किसी काम को कितने समय में किया गया है, या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो मतलब हम यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं, W/T, W/T। ठीक है, ठीक है। अब ये जो जितने फॉर्मूले हमने निकाले हैं, ये इसकी टर्म में ले आओ, बिल्कुल ले आ सकते हैं। W क्या था हमारा, सबसे पहले इस फॉर्मूले से शुरू करते हैं। अगर मैं ये फॉर्मूला इसमें रखता हूँ W की जगह, तो पुट कर दिया हमने यहाँ पे, तो VIT, और यहाँ पे T से T कैंसिल, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक फॉर्मूला। कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, P = VI, P = VI। ठीक है, ठीक है। दूसरा, अब अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को रख दूँ, ये है ना V²/R रख देते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा P = V²/R। ठीक है, और T भी होगा ना, T से, अच्छा T कैंसिल हो गया, ठीक है, T से T कैंसिल हो गया, तो सेकंड फार्मूला ही आ गया हमारा। एक P = VI आया, सेकंड हमारा पास में आया V²/R आया। ठीक है, उसके बाद और कोई फार्मूला बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे मिलेगा आर की रिलेशन में अगर हम रखें तो एक फॉर्मूला एक और मिलेगा I²R। तो हमारे पास में 3 फॉर्मूले यहाँ से हमें मिले, तो इनसे हम पता कर सकते हैं वैल्यू को निकाल सकते हैं कि कब पावर लॉस होगी, कब इंक्रीज होगी, क्या डिक्रीज होगी। तो पावर, और क्योंकि हमारे पास में जो बल्ब हमें मिलते हैं चाहे 0 वाट का हो या फिर LED बल्ब हो, तो उसमें क्या लिखा होता है, वाट लिखा होता है और एक वोल्ट लिखा होता है। वाट में कुछ ऐसा कोई 60 वोल्ट, 9 वोल्ट, ठीक है, ऐसे W बना होता है। तो W क्या है यहाँ पे, एक W तो यहाँ पे वर्क डन है, और सेकंड जो W बनेगा वो ऐसा यूनिट बनेगी पावर की, ठीक है, पावर की ऐसा यूनिट बनेगी। ओके, अभी हम क्या करेंगे, 9W तो ऐसा यूनिट हो गई। तो W क्या है, वॉट, ऐसे। ये जितने भी यूनिट मैंने बताई हैं, ये जितने भी यूनिट हमने बताई हैं, ये सब की सब हमें क्वेश्चन में वैल्यू का पता करने के लिए इस्तेमाल होंगी। तो 9 वाट का मतलब क्या है कि कितनी पावर वो कंज्यूम करेगा, वाट से मतलब कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ओके, ये रिलेशन आपने लिख लिए होंगे, तो लिख लो। ओके, राइट डाउन दिस फॉर्मूलाज। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और बस अपना सेशन को ख़त्म करते हैं। 2 पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। एक होती है कॉमर्शियल यूनिट, KWH के नाम से भी जानते हैं। तो जो KWH है वो तो 1 यूनिट के इक्वल होता है। 1 यूनिट से मतलब है कि कितने वाट एनर्जी या 1 किलोवाट एनर्जी को खर्च करने के लिए 1 घंटे में खर्च हुई है, तो मतलब वो 1 यूनिट खर्च हुई है। तो मतलब इसको हम निकाल सकते हैं, एनर्जी की टर्म में निकाल सकते हैं इसको। 1 किलो मतलब किलो वाट मतलब 1000 वाट, हार्स मतलब 60 एंड 60 मिनट, ओके, मिनट सेकंड, ओके, इक्वल टू 1 यूनिट। और उसको निकाल देते हैं, ये कैलकुलेट रखा है यहाँ पे, 1 यूनिट इतनी एनर्जी, कोई 1 यूनिट का मतलब इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है जूल में, इसको लिख सकते हैं हम, ये जूल में हमने निकाल दिया इसको। ओके, तो इसमें बहुत सारी यूनिट होती हैं, मेगावाट, गीगावाट, और जितने भी हमारे बिल आते हैं घर के वो सब इसी पे आते हैं, किलोवाट में आते हैं। इनके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम बाद में कवर करेंगे। तो ये लास्ट हमारा टॉपिक था, तो इसी के साथ, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल का सेशन बिल्कुल एकदम लास्ट में हम लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।